अस्सलाम वालेकुम गाइस अभी रिसेंटली 9th क्लास का 2026 बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची का पेपर हुआ है। तो बच्चों का कुछ कंसर्न था इस पेपर के हवाले से, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए आज इस पेपर को। तो एक्चुअली एमसीक्यूज़ में तो इतना कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि एमसीक्यूज़ में अगर कोई आंसर में डाउट है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू इज़ हाइड्रोकार्बन फॉर्म द बेसिस ऑफ फ्यूल्स एंड मैनी नेचुरल कंपाउंड दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच प्राइमरीली स्टडीज दिस कार्बन बेस्ड कंपाउंड इज कॉल्ड। ऑब्वियसली ये कार्बन बेस्ड कंपाउंड जितने भी होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। सेकेंड क्वेश्चन है द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ओजोन इज O3। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। द मोलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज। अब इसमें डिफरेंट यूनिट्स दिए हुए हैं, फिगर तो सेम है ना। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को मॉलिक्यूलर एटॉमिक मासेस की हेल्प से, तो 2 हाइड्रोजन सल्फर 32 और 16 4 64, तो ये 98 आएगा। तो 98 का ऑप्शन तो इसमें दो जगह दिया हुआ है, एक जगह लिखा है AMU और एक जगह लिखा हुआ है ग्राम। तो मोलर मास जो है वो ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाता है, और AMU जो है वो बेसिकली यूज़ होता है रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए। ओके, सब शेल प्रेजेंट एल शेल इज, हर ऑर्बिट में या शेल में जो है एक फिक्स क्वांटिटी होती है सब शेल की, जैसे K है, इसमें 1 होगा, L है, इसमें 2 सब शेल होंगे। तो बेसिकली यहाँ पर वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसमें सब शेल की तादाद कितनी होगी। L में 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। तो इसमें देखें कि अगर L जो है वो n = 2 के लिए होता है, n = 2 के लिए होता है, K जो है n = 1 के लिए होता है। तो याद रखें कि सब शेल की तादाद नंबर ऑफ शेल पर डिपेंड करती है। तो नंबर ऑफ शेल अगर 1 है तो उसमें सब शेल 1 ही होगा। नंबर ऑफ शेल जो है 2 है तो उसमें सब शेल की तादाद 2 हो जाएगी। सो ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर M होता है इसकी जगह तो 3 हो जाती, सो ऑन। फिफ्थ है एलिमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7A आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स है। 7A के बारे में आप जानते हैं कि ये सारे हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये नॉन मेटल्स होते हैं, गैसेस, लिक्विड और सॉलिड पर मुश्तमिल ग्रुप है। दैट आर रेडियली फॉर्म सॉल्ट, ये सॉल्ट बनाने की सलाहियत रखते हैं। कहाँ से? मेटल के साथ। तो ये मेटल जो बिलोंग करते हैं नॉर्मली ये फर्स्ट ए ग्रुप के करते हैं। तो इसने ये प्रॉपर्टीज़ दे रखी है, दीज एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलोजेंस। ये सी ऑप्शन सही है इसका, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि ये सॉल्ट फॉर्मर है। एटम्स tend to gain, lose or share electron to achieve a stable outer shell similar to noble gases. This tendency is called, अब इसमें थोड़ा सा डाउट हो सकता है स्टूडेंट को। गेन या लूज़ या शेयर करने का जो पर्पज़ है वो दरअसल अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने का। ऑक्टेट का मतलब होता है 8, और अगर आप डुप्लेट की बात करें तो 2। तो अगर इसमें क्योंकि P ब्लॉक एलिमेंट के ये मेंबर हैं, ये ऑक्टेट मुकम्मल करना चाहते हैं, सिवाय एक एक्सेप्शनल केस है हाइड्रोजन का, जहाँ इलेक्ट्रॉन जो है वो डुप्लेट, तो क्योंकि वो एक जनरलाइज वे में आप एक्सप्रेस नहीं करते उसको, तो नॉर्मली ऑक्टेट ही कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। द इंटरेक्शन बिटवीन हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड। ये कहना चाह रहा है कि अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि फ्लोरीन, ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रखता है, और हाइड्रोजन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है,
या आप इन अदर वर्ड्स यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये वो कौन से टाइप का बॉन्ड जो है ये बनाएंगे। तो नॉर्मली एक मॉलिक्यूल जब दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है तो उसमें ऐसी कंडीशन में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते हैं। देखें यहाँ ये इंटरेक्शन की बात कर रहा है, ये बॉन्डिंग की बात नहीं कर रहा। इंटरेक्शन का मतलब होता है एक दूसरे से ताल्लुक़, एक दूसरे से ताल्लुक़, यानी कि ये नहीं है कि यहाँ पर एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो इस टाइप की बॉन्डिंग को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं पूछ रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर इसका सही जो क्वेश्चन का आंसर है वो हाइड्रोजन बॉन्ड है। अकॉर्डिंग टू रिलेशनशिप बिटवीन molecular relationship between molecular mass in diffusion gases spread out rapidly under identical condition that is hydrogen। अब ये कह रहा है कि रिलेशनशिप बताना है हमने मॉलिक्यूलर मास इन डिफ्यूजन ऑफ गैसेस स्प्रेड मोर में। तो बेसिकली किस एलिमेंट की डेफिशिएंसी जो है वो ज़्यादा होगी। उर्दू में भी अगर आप पढ़ लें तो फैलाव में मॉलिक्यूलर मास के दरमियान ताल्लुक़ के बाद जो गैस यकसा हालत में सबसे तेज़ी से फैलती है, यानी आप ये देखें यहाँ पर कि जो लॉ ऑफ ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है वो ये कहता है कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो बेसिकली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी की, या मॉलिक्यूलर मास भी इसकी जगह कभी कभार लिखा होता है। तो आप देखें कि जिसका ग्रेटेस्ट मॉलिक्यूलर मास होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे लोएस्ट होगा। तो यहाँ पे इसने पूछा है मोस्ट रैपिडली, यानी कि तेज़ी के साथ कौन सी गैस स्प्रेड करेगी, यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज़्यादा किसका होगा। ऑब्वियसली जिसका मॉलिक्यूलर मास या डेंसिटी सबसे लोएस्ट होगी। तो इसमें जो है हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और हीलियम दिए हुए। हाइड्रोजन का 1 है, क्लोरीन का 17 है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का 19 है मास, हीलियम का जो है 4 है। तो हाइड्रोजन जो है वो रैपिडली करेगी। तो ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट है अ सोल्यूशन इज स्प्रेड बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ शुगर टू मेक द टोटल मास ऑफ द सोल्यूशन 100 ग्राम। तो ये मास रिलेशनशिप है जिसमें आप 10 ग्राम को 95 ग्राम के अंदर 10 ग्राम को 90 ग्राम में करेंगे तब जाके ये जो है एक सोल्यूशन बनेगा। तो ये पूछना चाह रहा है कि इस सोल्यूशन मास रिलेशनशिप क्या होगा। When a saturated solution is diluted to change into an, जब कोई सैचुरेटेड सोल्यूशन बनता है और इसको डाइल्यूट किया जाए, यानी इसमें वाटर ऐड किया जाए, कि एक्चुअली ये कहना चाह रहा है वाटर के एडिशन से क्या होगा इनटू अ सोल्यूशन। व्हेन एन सैचुरेटेड सोल्यूशन इज़ डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड का मतलब है उसमें पानी को ऐड करके आप उसको और हल्का कर दें तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अच्छा, ड्यूरिंग एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस पॉजिटिव आयंस मूव टूवर्ड्स दी, तो ये कैथोड की तरफ मूव करते हैं, कैटायंस होते हैं जो कैथोड की तरफ मूव करते हैं। तो ये 11 हो गए। अब आ जाए जब इस स्टूडेंट ज़रा सा क्वेश्चंस के ऊपर नज़र डाल लेते हैं, जिसके लिए ख़ास तौर पर ये मैंने लेक्चर बनाया। नंबर 2 क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एक्सप्लेन फ्री रेडिकल टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट एंड केमिकल बिहेवियर। बेसिकली इस क्वेश्चन का जो पर्पज़ है वो ये है कि आपसे ये पूछ रहा है कि फ्री रेडिकल को डिफ़ाइन करें। तो फ्री रेडिकल की डेफिनेशन दे दें आप, जैसे कि वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर मुश्तमिल होती है। दूसरा उसने पार्ट इसका ये पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट
और एंड केमिकल बिहेवियर। तो उस किसी भी एलिमेंट की एक ऐसी एग्जांपल ले लें जिसमें अगर कोई फ्री रेडिकल बन रहा है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट क्या होगी, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। यानी कि इसके अंदर एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो कि अनपेयर्ड कहलाएगा। तो उसको एक डॉट की रिप्रेजेंटेशन दी जा सकती है। जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल है तो इसमें भी कार्बन के ऊपर एक ये डॉट बना दिया जाता है, तो ये शो करता है कि ये एक फ्री रेडिकल है। केमिकल बिहेवियर हाईली रिएक्टिव होते हैं ये, तो इनकी कोई एग्जांपल ली जा सकती है। जैसे हेलोजिनेशन के अंदर ये यूज़ होता है। यानी अगर मैं इसमें इसका रिएक्शन क्लोरीन से कराऊं तो इसके अंदर फ़ौरन ही ये जो है ये मिथाइल फ्री रेडिकल हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसमें 4 चीज़ें पूछी गई हैं, तो इन चारों को जो है वो बता दें। आप पहले डिफ़ाइन कर दें, कोई एग्जांपल दे दें, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट बता दें, उसके ज़रिए से डिफ़ाइन करें 2 नंबर, और फिर केमिकल बिहेवियर बता दें, यानी कि उसका कोई केमिकल इक्वेशन लिख दें। थर्ड क्वेश्चन है हाउ इज़ एन डिफरेंट फ्रॉम एन एटम, हाउ इज़ एन आयन डिफरेंट फ्रॉम एन एटम। ये बेसिकली आपसे पूछ रहा है आयन और एटम में क्या फ़र्क है, बस, और कुछ नहीं पूछ रहा है। एटम एक न्यूट्रल पार्टिकल है, आयन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल है। जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी एटम में एंटर होता है, या उस डेफिशिएंट होते हैं इलेक्ट्रॉन, या एफिशिएंट इनरिच हो जाता है, एडिशन हो जाए इलेक्ट्रॉन का, या उसमें से रिमूव हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो है वो एक आयन की फॉर्मेशन पूछती है। तो ये बेसिकली वो आपसे पूछ रहा है एटम और आयन का डिफरेंस क्या होता है। इसी में सेकंड पार्ट जोड़ा है आंसर विद रेफरेंस टू इलेक्ट्रिकल चार्ज इन एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स। ये बेसिकली आपसे पूछना चाह रहे हैं कि किस तरह आयन जनरेट होता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि सोडियम है, इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, के में आप लिख सकते हैं एल में 8 और एम में 1। तो फिर जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो बेसिकली इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो वो आपसे जानना चाह रहा है कि आपको क्या अवेयर है कि इस तरह से। या फिर अगर आपके पास क्लोरीन एटम है और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करे तो फिर ये क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन बना लेता है। इसको आपको बैलेंस करना होगा क्योंकि यहाँ पे राइट साइड पे क्लोरीन मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो, सॉरी क्लोरीन यहाँ पे ले लें आप, ये यहाँ पे ले लें, तो ये इस तरह से क्लोरीन मॉलिक्यूल जैसे क्लोरीन आयन की फॉर्मेशन हो जाएगी और ये बैलेंस करने हैं इसमें। तो बहरहाल यहाँ एक मॉलिक्यूल जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके दोनों सेपरेटली एक एक क्लोराइड आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन से पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होता है। और तो ये आपने थोड़ा सा इसको एक्सप्लेनेशन में बताना है इसकी। उसके बाद ये कह रहा है व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी। तो लिमिटेशन जो है वो आपको याद होगा कि 3 इसकी लिमिटेशन है। एप्लीकेबल ओनली टू हाइड्रोजन एटम, कैन नॉट एक्सप्लेन स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, या डज नॉट एक्सप्लेन सब शेल और ऑर्बिटल शेप। तो ये आराम से 3 इसकी एप्लीकेशन, जिसमें हर क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स की एप्लीकेशन हो जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन अ शेल एंड अ सब शेल विद अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। ये एक्चुअली शेल और सब शेल का फ़र्क पूछ रहा है यहाँ पर कि क्या होता है। शेल जो है वो KLMN जिससे रिप्रेजेंटेशन होती है, ऑर्बिट भी कहते हैं इसको समटाइम, और सब शेल उनके सब एनर्जी लेवल्स हैं जो SPDF पर मुश्तमिल होते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कुछ जब बॉन्डिंग होती है किसी भी टाइप की, उसमें एक पेयर बन जाता है कोवलेंट बॉन्ड के अंदर। सपोज़ करें जैसे 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल हैं, तो इसमें एक एलिमेंट का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट का दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो
एक पेयर बना लेता है। ये पेयर जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, तो इसको हम कहते हैं बॉन्ड पेयर। ये बॉन्ड पेयर हो जाएगा आपका। और जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद हैं जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, वो कहलाएंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो किसी एग्जाम्पल की मदद से ये शो कर दें 3 नंबर के लिए, इट इज़ इनफ। व्हाट इज़ मेंट बाय ऑक्टेट एंड डुप्लेट लॉ? ऑक्टेट का मतलब ये है कि किसी एलिमेंट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं तो वो ऑक्टेट रूल हो गया, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो रहे हैं तो फिर वो डुप्लेट हो गया। ऑक्टेट के लिए ये क्लोरीन की एग्जांपल दी जा सकती है, डुप्लेट के लिए आप हाइड्रोजन की एग्जांपल दे दें। वो काफ़ी हो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है वो जब शेयर करता है दूसरे हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन, तो वो अपने दोनों एलिमेंट जो है वो अपने अपने पेयर को कंप्लीट कर रहे हैं। तो क्योंकि ये 2 कर रहे हैं लिहाजा ये डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट, वाई डू लिक्विड्स एवोपरेट फॉर देयर? ये एक्चुअली क्वेश्चन इस तरह से पूछा है, लेकिन ये फैक्टर्स पूछ रहा है कि जब किसी सरफेस से लिक्विड एवोपरेट होता है तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो वो फैक्टर्स 3 हैं। टेम्परेचर है, सरफेस एरिया है, एयर फ्लो है। टेम्परेचर राइज करने से एवोपरेशन बढ़ जाती है, सरफेस एरिया बढ़ाने से एवोपरेशन। और अगर मज़ीद लिखना चाहें तो कोई एग्जांपल भी दे दें, अदरवाइज़ ज़रूरत नहीं है, लेकिन 3 फैक्टर लिख दें, दैट इज़ इनफ। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद है 9। 9 में ये कह रहा है कि एक बलून है, उसमें एयर फिल्ड है। उसको जब वो एक गर्म जगह पे रखा हुआ है या जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है, और वो श्रिंक कर देता है जब आप उसको किसी ठंडी प्लेस पे लेके जाते हैं। तो ये पूछ रहा है हाउ डज चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन दिस बिहेवियर। बेसिकली आपने यहाँ पर स्टेटमेंट देनी है चार्ल्स लॉ की। तो उसने चार्ल्स लॉ को सीधे सीधे नहीं पूछा, बस चार्ल्स लॉ क्या है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर राइज होता है तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है, टेम्परेचर लो होता है तो वॉल्यूम कम हो जाता है। तो बस ये इतना ही पूछना चाह रहा है, इससे ज़्यादा नहीं पूछ रहा। क्वेश्चन नंबर 10 है डिफरेंशिएट बिटवीन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रॉस क्रिस्टलाइन सॉलिड। इसके 3 डिफरेंस लिख दें कि एमॉर्फस सॉलिड जो है रेगुलर स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन सॉलिड रेगुलर स्ट्रक्चर रखता है, वाइल एमॉर्फस सॉलिड इरेगुलर स्ट्रक्चर रखता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, एमॉर्फस का क्रिस्टलाइन का शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एमॉर्फस का शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। कोई एग्जांपल दे दें, जैसे क्रिस्टलाइन में NaCl दे दें और एमॉर्फस में सोडियम ग्लास दे दें। तो ये जो एग्जांपल है ये 3 नंबर इसके बन जाएंगे। 11 में है स्टूडेंट कीप्स एडिंग शुगर इन वाटर। एक स्टूडेंट है वो वाटर के अंदर शुगर ऐड कर रहा है, फर्स्ट डिज़ोल्व, कुछ पहले तो वो डिज़ोल्व हो जाती है कम्प्लीटली, और कुछ देर के बाद आप मज़ीद उसमें डालें तो वो रिमेन अनडिज़ोल्व रहती है, यानी डिज़ोल्व नहीं हो पाती। व्हाट डज़ द ऑब्जर्वेशन टेल यू? इस ऑब्जर्वेशन से, इस मुशाहिदे से आपने क्या नतीजा अखज़ किया? टेल यू अबाउट सैचुरेटेड एंड बेसिकली ये इतनी बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान जो इसने लिखी है वो ये पूछ रहा है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड क्या होते हैं, और जो इसने एक्सपेरिमेंट डिफ़ाइन किया उसके हवाले से इसको आप बता दें। बस इतना ही ये सवाल है कि एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो होता है जिसमें साल्ट या कोई भी कंपाउंड जो है मज़ीद ऐड नहीं किया जा सकता, अनसैचुरेटेड में कर सकते हैं। नेक्स्ट है 12 डिफाइन ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होते हैं विद रेफरेंस टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो आपने इस तरह बताना है कि किसी एलिमेंट में, जैसे जिंक है, जिंक के अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो जिंक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये ऑक्सीडेशन हो गई। बस ये बताना है, इससे ज़्यादा थोड़ा सा और बता सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस हो रहा है तो जिंक ऑक्सीडेशन एनोड पर होती है और रिडक्शन जो है कैथोड पर होती है। तीसरा पॉइंट आप ये ऐड कर सकते हैं इसमें। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए। 13 है वाई इज सोडियम कंसिडर्ड सॉफ्ट मेटल एंड वाई आयरन इज हार्ड, एक्सप्लेन द डिफरेंस। बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है यहाँ पर
प्रॉपर्टीज़ ऑफ सोडियम, तो सोडियम जो है बिलोंग करता है फर्स्ट ए ग्रुप से, आयरन ट्रांजिशन मेटल का पार्ट है, तो वो आपको नॉलेज होनी चाहिए कि फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट जो है वो सॉफ्ट होते हैं, लार्ज साइज़ और वीक मेटेलिक बॉन्ड की वजह से, बस ये लिखना है। इसी तरह आयरन भी जो है वो अपने स्मॉल साइज़ और स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड की वजह से वो हार्ड होता है। तो बस इतना ही बताना है इसमें। अच्छा, अब आ जाए लॉन्ग की तरफ। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन देखें। मैनी मॉडर्न प्रॉब्लम सच एज डिजीज़, पोल्यूशन, फूड प्रिजर्वेशन। ये केमिस्ट्री की एप्लीकेशन बता रहा है। ये केमिस्ट्री की जो फील्ड है वो डिजीज़, बीमारियों, पोल्यूशन, हैज़र्ड्स, फूड खाने, फूड प्रिजर्वेशन यानी कि खाने को महफूज रखने के लिए, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि मुख्तलिफ जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे अमोनिया गैस है, सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरी, उनके इस्तेमाल की ये केमिस्ट्री में एप्लीकेशन है। एक्सप्लेन विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हेल्प द सच इश्यूज़। अब इसने पूछा ये है कि ये जो इन्होंने इसकी एप्लीकेशन डिस्क्राइब की हैं सारी की सारी, इनका ताल्लुक़ किस ब्रांच से है। जैसे मिसाल के तौर पर ये पूछ रहा है कि फूड से रिलेटेड तो ऑर्गेनिक हो गया, या फ्यूल से रिलेटेड वो ऑर्गेनिक हो गया, डिजीज़ या मेडिसिन से रिलेटेड वो बायोकेमिस्ट्री हो गया, पोल्यूशन से रिलेटेड वो इन्वायरमेंटल हो गया, और मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रिजर्वेशन जो है इंडस्ट्री से रिलेटेड हो गया। तो इसका मतलब है ये बेसिकली आपसे जो डिस्क्रिप्शन पूछी है सिर्फ इतनी पूछी है कि, और आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये लॉन्ग है तो इन जिनके मैंने नाम लिखे हैं उनको डिफ़ाइन भी करते चले जाएं। तो यानी कि आपने एप्लीकेशन से अंदाज़ा लगाना है कि ये किस फील्ड से रिलेटेड है और उन फील्ड को डिफ़ाइन करना है। क्वेश्चन बेसिकली ये 15 क्वेश्चन है। डिस्क्राइब रदरफोर्ड गोल्डफॉयल मेथड। तो रदरफोर्ड गोल्डफॉयल मेथड जो है बेसिकली उसके पास्टुलेट्स लिखने होंगे कि मोस्ट अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डायरेक्टेड एट गोल्डफॉयल। ये ऑब्जर्वेशन लिखनी है कि भाई मोस्ट पास स्ट्रेट, सम डिफ्लेक्टेड, फ्यू बाउंस बैक। मैं इतना 3 पॉइंट लिख दें, ये काफ़ी। कंक्लूजन लिख दें इसके बाद आगे इसका, क्योंकि इसने पूछा है कंक्लूजन स्ट्रक्चर के बारे में क्या होगा। एटम मोस्टली एम्प्टी, डेंस न्यूक्लियस एंड सेंटर पॉजिटिवली चार्ज, कंसनट्रेटेड पार्टिकल है। तो ये बताना है आपने। 3 पॉइंट इसके ऑब्जर्वेशन के और 3 पॉइंट इसके कंक्लूजन के लिख दें। दिस इनफ। ये 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स का आपका हो जाएगा। 15 क्वेश्चन के बाद 16 है वाई इज़ अ लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। ये लॉन्ग फॉर्म को डिफाइन करने के लिए उसके यूज़ के बारे में बात कर रहा है। जब भी का वर्ड इंपॉर्टेंट यूज़ होता है किसी सेंटेंस में तो उसका पर्पज़ उसका यूज़ होता है। लॉन्ग फॉर्म का यूज़ क्या है केमिस्ट्री में। एक्सप्लेन इट्स मेन फीचर्स, उसके फीचर्स डिस्क्राइब करने। तो सिस्टमेटिक अरेंजमेंट है ये, सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को स्टडी करने से सारी केमिस्ट्री समझ में आ जाती है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसकी हेल्प से आप बता सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़। ये 5-6 प्रॉपर्टीज़ लिख दें आप। उसके बाद है ड्रॉ डॉट एंड क्रॉस मॉडल। जैसे कि मैं अक्सर आप कहता हूँ, जैसे 2 एलिमेंट है हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनकी बॉन्डिंग दिखानी है तो क्लोरीन का एटम जो है उसके जो आउटर मोस्ट शेल में वायलेंस शेल है उसको डॉट से शो कर दें, हाइड्रोजन को क्रॉस से शेयर कर दें। तो आपकी बुक में जो जो डिफरेंट एग्जाम्पल दी गई हैं उन एग्जाम्पल को यहाँ डिस्कस करना है क्रॉस डॉट मॉडल के ज़रिए। उसके बाद लिख रहा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, और ये डिफरेंट टाइप्स केमिकल बॉन्ड कौन कौन से होते हैं, कोवलेंट, आयनिक और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो होती हैं, इनके नाम लिखने हैं आपने और उनकी एग्जाम्पल भी देनी है इसके अंदर। तो फ्लोरीन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोजन। 18 में डिफाइन द टर्म सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करने के लिए कहा गया है। हाउ डज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। लाइक डिजॉल्व लाइक का फार्मूले पे होता है, पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है, नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है, और उसकी एग्जाम्पल देनी है 6 नंबर में। 19 है हैलोजन फॉर्म डिफरेंट हाइड्रोजन कंपाउंड्स बट देयर एसिड्स आर नॉट इक्वली स्ट्रॉन्ग। तो वो रीज़न पूछ रहा है कि HCl या HI में जो है वो क्यों जो है। तो HI में देखें जो साइज़ होता है आयोडीन का वो Cl से ज़्यादा है। जब साइज़ ज़्यादा होता है तो पोलराइजेशन इफ़ेक्ट जो है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाते हैं। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि ये वीक एसिड इसलिए कि इनका बॉन्ड लेंथ जो है ज़्यादा है।
तो एसिडिटी इंक्रीज़ करती है। स्टूडेंट बेसिकली इस पेपर में, ये डिफ़िकल्ट पेपर नहीं था तो इजी, लेकिन क्योंकि ये डिस्क्रिप्शन जो है क्वेश्चन की इस तरह की थी कि एक स्टूडेंट जो है वो अभी 9th या 10th लेवल पे इस काबिल नहीं होता, ना वो आदी है इन चीज़ों का कि वो अपने क्वेश्चन के आंसर को लिमिट कर सके। लिमिट से मुराद ये है कि वो 6 पॉइंट्स के लिए, 6 नंबर के लिए कितना लिखे, तो उसके एंडिंग ज़रूरी थी बताई जाए। यानी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, लेकिन क्वेश्चन का वे ऑफ आस्किंग वो डिफ़िकल्ट है एक 9th क्लास के बच्चे के लिहाज से। उससे ज़रूर इस काबिल होना चाहिए था कि वो उसको पढ़े, जज करे और जज करने के बाद अपने जवाब को महदूद कर सके उस आंसर को कि जितने मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन बनाया गया है। तो ये एक डिफ़िकल्ट एक फैक्टर था, अदरवाइज पेपर जो है वो डिफ़िकल्ट नहीं था। स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपने पेपर को जाके दोबारा देखें और समझने की कोशिश करें कि आपने क्या मिस्टेक की या आपने जो आंसर लिखा है वो इस वीडियो में बताए गए सॉल्यूशन के मुताबिक है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम।